फ्रेंड्स लाइक करना ना भूले। स्माइलिंग फेस। जब 41 सुहाग रात। आराध्या ने राजवीर को अपने सीने से लगाया हुआ था। राजवीर को उसके शरीर से आती हुई मनमोहक खुशबू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन राजवीर अभी भी अपने सपने वाली धुंधले चेहरे में खोया हुआ था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका पास्ट है तो दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट है जिसे वह कभी भी खोना नहीं चाहता। बहुत मुश्किल से उसके पास कोई अपना ऐसा इंसान आया है जिसको अपना कह सकता है। भले ही वो उससे लड़े, नफरत करे, झगड़ा करे, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसे अपने पास ही रखना चाहता था। राजवीर अपनी नजरें उठाकर आराध्या को देखता तो उसकी आंखों में एक बार फिर से उस लड़की के चेहरे की तस्वीर आके चली जाती है। उसे आराध्या का चेहरा हद से ज्यादा उस लड़की से मिलता हुआ दिखाई देता है। राजवीर अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की आराध्या नहीं हो सकती। आराध्या जब देखती है कि राजवीर अभी भी कहीं खोया हुआ है और जो वह घबराया हुआ है, तो आराध्या बिना वक्त गवाए राजवीर के होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसके होठों को चूमने लग जाती है। राजवीर जब देखता है आराध्या उसे किस कर रही है तो वो भी उसकी किस में खो सा जाता है। वो उस टाइम आराध्या का प्यार पा लेना चाहता था, क्योंकि उसे इस टाइम सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत थी कि कोई उसे अपना संभाले। आराध्या उसके लिए उसका सब कुछ थी। वो राजवीर के लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं थी। उसके लिए वह भी आराध्या की कमर पर हाथ रखता है और अपना दूसरा हाथ ले जाकर उसकी गर्दन के पीछे रखता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसके होठों को चूमने लग जाता है। वो उसके होठों को इस तरह चूम रहा था जैसे कि सदियों से किसी प्यासे को उसकी वो कोई चीज मिल गई हो जिसकी उसे प्यास थी। धीरे धीरे उन दोनों की किस पैशनेट होती आती है और जैसे ही राजवीर देखता है कि आराध्या अपना मुंह नहीं खोल रही है तो राजवीर आराध्या की कमर को जोर से प्रेस कर देता है और आराध्या की आह निकल जाती है जो उसके मुंह में ही रह गई थी। राजवीर उसके मुंह में अपनी जीभ डाल देता है और उसके मुंह के हर कोने का स्वाद चखने लग जाता है और अपना हाथ उसकी पूरी बॉडी पर फिराने लग जाता है। लगभग 20 मिनट के बाद जब आराध्या की सांसें उखड़ने लगती हैं तो आराध्या राजवीर को अपने से दूर करने के लिए उसके कंधों पर मारने लग जाती है, लेकिन राजवीर का आराध्या को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस वैसे ही आराध्या को चूमे जा रहा था, लेकिन जब आराध्या से रहा नहीं जाता तो वो राजवीर के निचले होठ को काट लेती है, जिसके कारण राजवीर को मजबूरन आराध्या को छोड़ना पड़ता है। वो अपनी नजरें उठाकर देखता है कि आराध्या अब सांस नहीं ले पा रही है तो राजवीर आराध्या को छोड़ देता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है और अपनी तेज चलती हुई सांस को कंट्रोल करने लग जाता है। आराध्या ने भी इस टाइम अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह भी अपनी सांसें कंट्रोल करने लग जाती हैं। इससे पहले कि वह अपनी पूरी तरह से तेज चलती सांसों को कंट्रोल कर पाती, राजवीर अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपा लेता है और उसकी गर्दन को लिक करने लग जाता है। धीरे धीरे उसके हाथ उसकी पीठ पर चलने लग जाते हैं और अचानक से वो अपना मुंह उसकी गर्दन से निकलकर आराध्या के चेहरे को गौर से देखने लग जाता है। राजवीर एकटक आराध्या के चेहरे को देखे जा रहा होता है। जैसे ही आराध्या को महसूस होता है कि राजवीर रुक गया है तो वह अपनी आंखें खोलकर राजवीर के चेहरे को देखती है, तो सीधा उसकी नजरें जाकर राजवीर की नजरों से मिलती है तो वो झट से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है, क्योंकि उस टाइम उससे राजवीर से बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। राजवीर उसको देखकर मुस्कुरा देता है और उसके बाद उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर से उसे बेड पर ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वह जैसे ही आराध्या की तरफ झुकने लगता है तो आराध्या पलट जाती है। इस टाइम राजवीर के सामने आराध्या की गोरी पीठ थी। राजवीर आराध्या की गोरी पीठ को देखकर अपना कंट्रोल खो देता है और अपने होठों को उसकी पीठ पर रख देता है और उसकी पीठ पर अपने होठों को फिराने लग जाता है। वो उसकी पीठ को चूम भी रहा था और अपने प्यार की निशानी भी दे रहा था। राजवीर से जब और कंट्रोल नहीं होता तो वह अपने भी कपड़े उतार देता है और आराध्या के ऊपर लेट जाता है और अपने हाथों को आराध्या की बॉडी पर चलाने लग जाता है और अपने होठों को एक बार फिर से आराध्या के होठों पर रख देता है और उसे डीप किस करने लग जाता है। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इस टाइम उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, जैसे उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। राजवीर आराध्या को देखे जा रहा होता है। जैसे ही वह देखता है कि आराध्या उसकी किस का रिस्पांस नहीं दे रही, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह देखता कि आराध्या सांस नहीं ले पा रही। तब उसके होठों को छोड़ देता है और अपने होठों को उसके कंधों से लेकर उसके पैर तक फिराने लग जाता है। धीरे धीरे उसके होठ उसकी पूरी बॉडी पर चलने लग जाते हैं। आराध्या की सिसकियां भी राजवीर को अपना कंट्रोल खोने के लिए मजबूर कर देती हैं।
आराध्या चाहे अपने आप को कितनी ही कंट्रोल क्यों ना करने की कोशिश कर ले, ये दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसके सामने वह अपने आप का कंट्रोल खो ही देती थी। आज भी उसने यही किया। राजवीर के प्यार को देखकर वो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देती है और अपने हाथों को उसके बालों में ले जाकर उसके बालों को सहलाने लग जाती है। आराध्या की सिसकियां तेज हो जाती है। राजवीर आराध्या के चेहरे को देखता है तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। आधे घंटे के बाद आराध्या को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। आराध्या अपनी आंखें बंद करके लेटी रहती है। तभी उसकी आंखों के सामने से कुछ धुंधला सा आकर गुजर जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और झट से अपनी आंखें खोल देती है। वो देखती है कि राजवीर अपने आप को उसके अंदर समाने वाला है तो वो जल्दी से बेड से उठती है और राजवीर को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। वही रूम के एक कोने में जाकर सूखड़ कर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। धक्का लगने के कारण राजवीर पीछे हट जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आराध्या ने राजवीर को खुद से धक्का देकर दूर कर दिया और खुद रूम के कोने में जाकर सुकड़कर बैठकर रोने लग गई। इसके पीछे की वजह क्या है और राजवीर के सामने किस लड़की का बार बार चेहरा आ रहा है जो वह इतना ज्यादा पैनिक होने लग जाता है। और ये सनाया सूर्यवंशी कौन है जो अभी भी राजवीर की जिंदगी में ग्रहण बने हुए हैं। चैप्टर 42 केयरिंग राजवीर और सॉफ्ट किस। राजवीर जैसे ही आराध्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने वाला होता है कि तभी उसका एक बॉडीगार्ड आकर डोर को नॉक करता है और बाहर से ही बोलता है कि सर हम पहुंच गए। राजवीर जब उसकी बात सुनता है तो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है और उसके बाद अपने कदम आराध्या की तरफ बढ़ा देता है जो कोने में बैठकर रो रही थी। आराध्या की सिसकियां राजवीर के दिल में ऐसे चुभ रही थी जैसे कोई तीर चुभ रहा हो। राजवीर आराध्या के पास जाता है और उसके पास अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके हाथ उसके चेहरे से हटाकर उसके चेहरे को देखता है तो वह देखता है कि रोने के कारण आराध्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी और हल्की सी सूज भी गई थी। राजवीर जब आराध्या का चेहरा देखता है तो उसे आराध्या पर और प्यार आने लगता है और वह झुककर आराध्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। आराध्या तो राजवीर के इस तरह उठाने से घबरा जाती है। वह राजवीर के कंधों पर मारने लगती है और चिल्लाकर उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कहती है और नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन राजवीर पर आराध्या के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजवीर तो बस एक टक आराध्या के चेहरे को ही देखे जा रहा होता है। उसके बाद वो अपने धीमे कदमों के साथ आराध्या को लेकर बेड के पास जाता है और उसे बेड पर बिठा देता है और उसके बाद वह उसके कपड़े पहनाता है और खुद के कपड़े पहनकर वॉशरूम में जाता है और एक गीला टॉवल लेकर आता है और आराध्या के चेहरे को बहुत ही प्यार से साफ करता है। आराध्या तो बस एक टक राजवीर के चेहरे को ही देखे जा रही होती है। आराध्या राजवीर के चेहरे को बस ऐसे देख रही होती है जैसे वह सदियों से इस चेहरे को जानती हो। उसके बाद वह अपने मन में सोचती है कि यह कैसा इंसान है जो पल पल में बदल जाता है, गिरगिट की तरह अपने रंग बदलता है। आखिर ये ऐसा क्यों है? कभी भी गुस्सा करता है, कभी भी बिल्कुल एक मासूम इंसान की तरह बन जाता है, जैसे इस इंसान जैसा कोई और न हो उस दुनिया में। आराध्या का चेहरा साफ करने के बाद राजवीर अपने होंठ आराध्या के माथे पर रख देता है और उसके बाद उसके माथे को हल्के से चूम लेता है और उसके बाद आराध्या को अपनी बाहों में उठा लेता है, जिसके कारण आराध्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है गिरने के डर से और अपनी बाहों का हार बनाकर राजवीर के गले में डाल देती है। राजवीर आराध्या के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है और इसी तरह उसे अपनी बाहों में उठाया हुए लेकर प्लेन से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वहां पर खड़े सभी अपने बॉस को, उनकी लेडी बॉस को अपनी बाहों में उठाकर लाते हुए देखते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन्होंने राजवीर को आज तक कभी भी किसी भी लड़की के लिए इतना केयरिंग नहीं देखा था किसी के लिए। वो समझ जाते हैं कि उनकी लेडी बॉस बहुत ही खास है उनके बॉस के लिए। अगर उनको उनके गुस्से से बचना है तो उन्हें अपनी लेडी बॉस का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। राजवीर जैसे ही आराध्या को लेकर प्लेन से नीचे उतरता है, उसके सामने एक BMW कार आकर रुक जाती है। राजवीर आराध्या को वैसे ही लेकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है, क्योंकि आराध्या भी उस टाइम अपनी आंखें बंद करके राजवीर की बाहों में थी। उसे पता ही नहीं चलता कि वो राजवीर की खुशबू को सूंघते हुए कब नींद के आगोश में चली जाती है। राजवीर को जब अपने सीने पर की आराध्या की धीमी चल रही गर्म सांसें महसूस होती है तो वह समझ जाता है कि आराध्या सो गई है, इसलिए वह अपना कोट उतार कर आराध्या के ऊपर डाल देता है ताकि आराध्या को ठंड ना लगे।
और वो आराध्या को वैसे ही लेकर कार में बैठा रहता है। उसके चेहरे पर इस टाइम कोई भाव नहीं था। वह अपने मन में सोचता है कि बहुत जल्द मैं उस रात वाली लड़की तक पहुँच कर रहूँगा जिसके साथ मैंने उस रात वह सब किया था। अगर वह लड़की तुम हो तो मैं तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। आराध्या, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होगी तो मैं जबरदस्ती तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा और मुझे किसी भी तरह तुम्हें अपनी जिंदगी का ये काला सच हर हालत में बताना ही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनानी है ताकि जो तुम चाहकर भी मुझे अपने दिल से न निकल पाओ। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि आराध्या सच जानने के बाद आराध्या का अगला कदम कौन सा होगा। उसे इस बात का डर था कि कहीं आराध्या सच जानने के बाद उसे गलत न समझ ले और उसे छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि अब दिन ब दिन आराध्या के मन में राजवीर के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। वो इस 1 महीने में आराध्या की नफरत कम करने के लिए बहुत कुछ कर चुका था, पर आराध्या की नफरत काम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। कभी कभी तो राजवीर को लगता है कि जैसे कोई जानबूझकर आराध्या को उसके खिलाफ भड़का रहा है। एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक कैबिन में एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही गंदी नज़र से उस लड़की को घूर रहा था। वह लड़की भी उस बूढ़े आदमी के सामने बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी। उसने अपने चेहरे को स्कार्फ से ढक रखा था और उसकी काली गहरी आंखें दिखाई दे रही थी और उसके भूरे बाल जो कमर तक आते थे वह लहरा रहे थे। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो स्कार्फ से ढका हुआ था, वो आदमी जानता था कि वो मुस्कुरा रही है और उस लड़की की ये हंसी उस आदमी को चिढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। तो वह आदमी उस लड़की से वैसे ही घूरते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे जो तुम अब मेरे ऑफिस में आए हो। तो वह लड़की भी अपनी एक टांग पर टांग रख कर की रानी की तरह सोफे पर बैठे हुए बोलती है, मैं जहाँ किसी और काम से आई हूँ। मुझे पता चला है कि राजवीर इंडिया वापस आ गया है। मैं चाहती हूँ आप उससे बात करें। अगर राजवीर मुझसे शादी करता है तो तुम लोग उसे अपना लोगे और उसकी गलतियों को माफ करके सब भुला दोगे और सभी उसको सीईओ की पोजीशन दे दोगे। चैप्टर 43 सनाया को पीटना और रोमांस। अब आगे वह बूढ़ा आदमी उस लड़की की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए सोफे से खड़ा होता है और वही कैबिन में चक्कर काटते हुए मक्कारी वाली हंसी हंसते हुए उस लड़की से अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। सिंघानिया फैमिली है और अब तो तुम्हारे बेटे के पास सिंघानिया फैमिली की कुर्सी है जिसको तुम सालों से पाना चाहते थे। तो वह बूढ़ा आदमी बोलता है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे जो चाहिए क्या वो तुम मुझे दोगी। तो वह लड़की समझ जाती है कि उस मक्कार आदमी को क्या चाहिए और उसके बाद वो सोफे से खड़ी होती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलकर उस आदमी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मुझसे वादा करना होगा कि तुम हर हालत में वो काम करोगे। तो वह आदमी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है और उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर उसकी कमर पर अपने हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी गाल पर अपने होंठ रखकर बोलता है, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो जाने मन, जो चीज़ मुझे चाहिए तुम मुझे देकर तुम मुझे खुश करो। उसके बाद तुम जो चाहती हो तुम्हें वो मिलेगा। अगर तुम राजवीर सिंघानिया को चाहती हो तो तुम्हें वो भी मिलेगा। उसके बाद वो लड़की उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मक्कारी वाली हंसी हंसते हुए उस आदमी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है कि मुझे जो चाहिए वह मैं ले लूंगी, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम खुश हो जाओ। हालांकि वो लड़की उस बूढ़े आदमी के इरादे पहले ही समझ गई थी, लेकिन वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहती। तो वह बूढ़ा आदमी उस लड़की के गाल पर किस करके उसे अपने से दूर करता है और उसके बाद उसके शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक गंदी नज़रों से घूरने लगता है। वह लड़की अपने अपने मन में उसे गालियां देती है। वो उसे से गाली नहीं दे सकती थी क्योंकि फिलहाल उसे उस बूढ़े आदमी की ज़रूरत थी। बूढ़ा आदमी उसके मन की बात अच्छे से समझता था, लेकिन इस टाइम उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह एक राजा की तरह जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपनी एक टांग पर दूसरी टांग रख लेता है और उस लड़की से अपनी गंदी नज़रें न हटाकर उसे बोलता है कि चलो अपने कपड़े उतारो। उसके बाद वह लड़की अपना मुंह खोले बस उस बूढ़े आदमी को ही देखे जा रही होते। वह अपने मन में सोचती है कि कितना बेशर्म इंसान है। तो वो लड़की उस बूढ़े आदमी से बोलती है कि इतनी हवस अच्छी नहीं होती मिस्टर सिंघानिया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस लड़की की बात सुनता है तो मुस्कुराते हुए बोलता है,
कि जब मैं अपने भतीजे को नहीं बख्श सकता मिस सूर्यवंशी तो तुम क्या चीज़ हो। और रही बात हवस की तो क्या मुझे आज वो लड़की बताएगी। तुम तो मुझसे भी बड़ी हवसी हो जो हर दिन सुंदर से सुंदर लड़की को किडनैप करके अपनी रातें रंगीन करती हो। जो तुम्हारे साथ रात बिताने को तैयार हो जाए तो उनके लिए अच्छा और जो न माने उनके साथ तुम करती हो मुझे बहुत अच्छे से पता है। जी हाँ, ये बूढ़ा आदमी और लड़की कोई और नहीं ये सनाया और राजवीर का चाचा ही है जो राजगीर से उसकी पोजीशन छीनना चाहता था। क्योंकि हंसराज सिंघानिया राजवीर के काम से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो राजवीर को सिंघानिया कॉर्पोरेशन का सीईओ अनाउंस करने वाले थे। लेकिन उसके एक रात पहले ही इन्होंने अपनी चाल चल दी। वो चाहते थे कि सीईओ की पोजीशन उसके बेटे को मिले, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए उस रात राजवीर को ड्रग किसी और ने नहीं इन्होंने नेहो बेटे से कह उसकी ड्रिंक में मिलाई थी और उसके लिए किसी लड़की को हायर किया हुआ था राजवीर के साथ रात बिताने के लिए, तो जो सुबह ही अपने प्लान के मुताबिक कामयाब हो सके। लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही सनाया ने अपनी चाल चल दी और उसके बाद पोजीशन इनके हाथ में आ गई। राजवीर के चाचा की बात सुनकर सनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजवीर के चाचा को उसके सारे कारनामों के बारे में पता होगा। उसने तो अपने सारे कारनामों को बड़े ही शातिर तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचाए थे। उसे नहीं पता था कि ये चालाक लोमड़ी जैसा इंसान अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब उसे भी इस बात का डर नहीं था कि कोई उसके बारे में पता लगा लेगा, क्योंकि अब उसे वह मिलने वाला था जिसकी उसे कितने ही सालों की लालसा थी। उसे राजवीर सिंघानिया मिलने वाला था। उसके बाद वह पोजीशन जो राजवीर की है। सनाया अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में उस बूढ़े आदमी की आवाज़ पड़ती है जो उसे बोल रहा था कि तुमने सुना नहीं, मैंने अभी अभी तुमसे क्या कहा, जितना जल्दी हो सके तुम मुझे खुश करोगी उतना जल्दी मैं तुम्हारे काम को अंजाम दूंगा। सनाया उसकी आवाज़ सुनकर अपने होश में आती है और जल्दी से अपनी शर्ट उतार देती है और उसके बाद अपनी स्कर्ट उतार देती है। जैसे ही राजवीर के चाचा सनाया का गोरा बदन देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह सनाया को कैटवॉक करने को बोलता है। इस समय सनाया के शरीर पर लाल रंग की बिकनी पहने हुए थे। वह अपने हिसाब से कैटवॉक करने लगती है। जैसे जैसे वह कैटवॉक कर रही थी वैसे वैसे उसके शरीर के अंग उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। सनाया की हरकतें देखकर राजवीर के चाचा को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वह खड़े होते हैं और सनाया के आसपास के गोल गोल घूमने लग जाते हैं। उसके बाद सनाया के बालों को पकड़कर उसको पीछे की तरफ खींचते हैं जिससे सनाया के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वह गिरने की जगह अपने घुटनों के बल गिर जाती है। वो उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सनाया अपने घुटनों का दर्द भूलकर राजवीर के चाचा की पेंट की बेल्ट खोलती है और उसके बाद उसकी पेंट निकालती है। उधर दूसरी तरफ राजवीर आराध्या को लेकर अपने विला पहुंचता है जहां पर सिर्फ वही रहता है। जब भी वह इंडिया में आता था, लेकिन इस बार उसके साथ आराध्या थी। राजवीर उसे अपनी बाहों में ही लेकर कार से उतरता है और अपने विला के अंदर चला जाता है। उसके बाद वह आराध्या को लेकर अपने रूम में जाता है और आराध्या को अपने बैग पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके होठों पर एक हल्की सी किस करता है और वह उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है और फिर अपना टॉवल लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है तो वह देखता है कि आराध्या अपनी नींद में ही बड़बड़ा रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन राजवीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आराध्या बुरी तरह डरी हुई थी और उसकी सांसें भी नॉर्मल नहीं चल पा रही थी। राजवीर भागकर आराध्या के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ सहलाने लगता है। जब 44 अरुण और शनाया का रोमांस। राजवीर जब देखता है कि आराध्या सो गई है तो वह आराध्या को बेड पर वापस लिटा देता है। कुछ टाइम अपनी आंखें बंद करके वही आराध्या के पास वैसे ही बैठा रहता है। उसके बाद वहां से अपने क्लोजेट रूम में चला जाता है और अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर आता है। इस टाइम उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में डालता है और रूम के डोर को लॉक कर रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह अपने रूम से बाहर निकलता है, उसके सामने रोहित होता है। रोहित बोलता है कि राज, हमने पता लगा लिया है कि वो लोग कौन थे। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है, उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह रोहित को बोलता है कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। उसके बाद रोहित को तो उसकी बात समझ ही नहीं आती कि राजवीर ने अभी अभी उसे क्या कहा। वह भी राजवीर के पीछे पीछे चलने लगता है। राजवीर अपनी कार में बैठ जाता है और रोहित को भी बैठने को बोलता है। राजवीर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, रोहित पैसेंजर सीट पर। राजवीर कार लेकर विला से बाहर निकल जाता है।
जैसे ही वह अपनी कार चला रहा होता है तो रोहित का चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि राजवीर की ड्राइविंग देखकर कोई नहीं कह सकता था कि राजवीर सिंपल तरीके से कार चला रहा है। राजवीर की स्पीड 100 से भी ज़्यादा थी। वो इतनी फास्ट ड्राइविंग चला कर रहा था कि रोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह डरते डरते राजवीर से कार धीरे चलाने को बोलता है। लेकिन राजवीर के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वह कार में म्यूजिक प्ले कर देता है, जिसके बाद रोहित को बोलता है कि चुपचाप बैठकर आराम करो और एंजॉय करो। उसके बाद वो कार की स्पीड और बढ़ा देता है। राजवीर की कार की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि रोहित बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जिसके कारण उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। और उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद उनकी कार एक घने जंगल के बीचों बीच जाकर रुकती है। जैसे ही उनकी कार रुकती है, राजवीर कार का डोर ओपन करता है और छलांग लगाकर कार से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर इस टाइम कोई भाव नहीं था। वह अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसमें किसी चीज़ को देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। पूरे जंगल में उसके हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। रोहित तो डरते डरते राजवीर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। राजवीर को बोलता है कि यार ऐसा मत करो, मुझे डराओ मत, प्लीज़ मेरे साथ ही रहो। राजवीर उसको ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा होगा, क्योंकि रोहित हर बार उसके साथ यहाँ पर आता है, लेकिन हर बार वह ऐसे ही डरता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन हर बार राजवीर उसके साथ होता है। राजवीर रोहित को देखकर अपना सिर ना में हिला देता है और आगे आगे चलने लगता है। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जंगल के बीचों बीच अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस अंधेरे में भी राजवीर को बहुत सुकून मिल रहा था। जंगल के बीचों बीच जाकर राजवीर एक बड़े से खंड के सामने रुक जाता है और उस खंडहर को गौर से देखने लगता है। उसके बाद वह खंडर के पीछे वाले भाग में चला जाता है। जैसे ही वह खंडर के पीछे वाले एरिया में जाता है तो वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था। वह पत्थर पर जोर से अपनी लात मारता है। जैसे ही वह पत्थर पर अपनी लात मारता है तो वहां उसके सामने एक बड़ी सी सुरंग खुल जाती है। राजवीर उस सुरंग को खुलते ही सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। जैसे ही राजवीर सीढ़ियों से नीचे उतरता है, वैसे वैसे लाइट ऑन होने लगती है और जो जगह पर पत्थर लगा हुआ था वह जगह पहले की तरह बिल्कुल सुनसान हो जाती है, जैसे अभी वहां पर कुछ हो ही ना। उधर सिंघानिया कॉरपोरेशन में सनाया और राजवीर के चाचा वहां पर बैठे हुए थे। राजवीर के चाचा ने इस टाइम ओनली अपनी पैंट पहनी हुई थी। सनाया ने अपने घुटनों के बल बैठकर उनकी पैंट उतार दी थी। गाइस, मैंने राजवीर का चाचा का नाम भूल गई थी, इसलिए मैंने उनका नाम अरुण रख दिया है, ठीक है। कि तभी अरुण एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है, जिसके कारण सनाया का चेहरा दूसरी साइड हो जाता है और अरुण उसे अपने दांत पीसते हुए बोलता है, क्यूरी हवस की भरी हुई औरत, तुझे मेरे साथ ये सब करने में शर्म आ रही है, लेकिन जब तुम दूसरों को टॉर्चर करके खुद के साथ सबके साथ ये सब करती हो तब तुझे शर्म नहीं आती। चल अब मुझे खुश कर। उसके बाद सनाया के हाथों को पकड़ लेते हैं, लेकिन सनाया अपने हाथ पीछे खींचने लग जाती है, जिससे अरुण को और ज़्यादा गुस्सा आता है और एक और जोरदार थप्पड़ सनाया के गाल पर मारते हैं, जिसके कारण सनाया की आंखें नम हो जाती है। फिर वो अपने हाथों से उसका बाकी के बचे हुए कपड़े उतार देती है। अरुण जब देखता है सनाया की आंखें नम हो गई है तो उसे और ज़्यादा से चिढ़ हो जाती है। वह अपने आप को पकड़कर खड़ा हो जाता है और मक्कारी वाले हंसी हंसते कोई बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो बहुत जल्दी हार मान ली, तुम्हें तो अभी राजवीर को पाने के लिए बहुत कुछ करना है, अगर तुम ये भी नहीं कर सकती तो भूल जाओ राजवीर को। जैसे ही सनाया उसकी यह बात सुनती है तो उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कसम खाती है कि जिस दिन राजवीर को उसने पा लिया उसके बाद वो इस आदमी से अपना हिसाब जरूर पूरा करेगी। जब 45 ज़्यादा वाइल्ड होना, अरुण बोलता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वो सनाया को अपनी गोद में बिठा देता है और उसकी पूरी तरह बॉडी पर किस करने लग जाता है और सनाया भी अब ये सब एंजॉय कर रही थी और उसके हाथ अरुण के कंधों पर थे और साथ में ही उसके लिप्स अरुण के होठों को चूम रहे थे। अरुण के हाथ उसके बॉडी पर थे और साथ में वो अरुण के लिप्स को भी काट रही थी, जिसके कारण सनाया की आहें निकल रही थी। आधे घंटे के बाद अरुण सनाया को छोड़ता है और उसे वही सोफे पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और लगभग पूरे 2 घंटों के बाद दोनों स्टेसिफाइड होते हैं और उसके बाद सनाया अरुण को बोलती है कि अब मुझे जहाँ से जाना होगा। अरुण उसको देखकर एक मक्कारी वाली हंसी हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम बहुत जल्दी स्टेसिफाइड हो गई या फिर कोई और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही सनाया अरुण के मुंह से यह बात सुनती है तो उसे अरुण पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है,
लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और अरुण को घूर कर देखती है। उसके बाद अपने कपड़े पहनकर पैर पटकते हुए उसके ऑफिस से चली जाती है। उसके जाने के बाद अरुण के चेहरे पर एक मकारी वाली हंसी थी। वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं अरुण सिंघानिया तुमको वो सब हासिल करने दूंगा जो मेरा है। मुझे जो चाहिए था वह मैंने हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो सब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें राजवीर सिंघानिया दिलवा कर रहूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें उसके साथ अपनी कुर्सी भी दे दूंगा, जिसके लिए पता नहीं मैं किस हद तक गुजर गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये कुर्सी दे दूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। ये कुर्सी मेरी है, इस पर मेरा और मेरे बेटे का हक है जो मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। मैंने इस कुर्सी को पाने के लिए कितना कुछ किया है, तो ऐसे कैसे मैं ये कुर्सी तुम्हारे उस राजवीर को दे दूं? इस कुर्सी को पाने के लिए मैंने इतने बड़े बड़े खेल खेले हैं कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता और ना ही मैं किसी को पता चलने दूंगा। तुम्हें तो स्पेशली सनाया सूर्यवंशी, तुमसे बचकर रहना होगा। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और अपना फ़ोन वहीं पर रख लेता है और अपने कपड़े पहनकर अपनी कार की चाबी लेकर सिंघानिया कंपनी से निकल जाता है। उधर राजवीर उस सुरंग की आखिरी सीढ़ी पर था। जैसे ही वो उस सीढ़ी पर अपना कदम रखता है तो चारों तरफ से एक रोशनी जगमगाने लगती है। जैसे ही वो रोशनी राजवीर के चेहरे पर पड़ती है तो राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। वह अपने धीमे कदमों के साथ चलकर लास्ट सीढ़ी से नीचे उतरता है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं, जैसे कि गन और बहुत कुछ था। राजवीर वहां जाकर एक चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है जिस पर किंग का लोगो लगा हुआ था और उस पर एक डायमंड कलर का लाइन भी बना हुआ था। जैसे ही राजवीर उसे चेयर पर बैठता है तो उसका एक गार्ड आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे सुरंग के बीचों बीच कम से कम 50 से भी ज्यादा गार्ड्स थे जो अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हुए थे। राजवीर उसका को देखकर एक टेढ़ी मुस्कान देता है तो वह गार्ड समझ जाता है कि राजवीर क्या चाहता है। राजवीर का इशारा पाकर वो गार्ड अपने एक साथी को इशारा करता है और उसको किसी को लाने का बोलता है। लगभग 5 मिनट के बाद राजवीर के सामने एक इंसान था जिसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उसके शरीर पर जख्म थी और उनमें से खून रिस रहा था। उस इंसान से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन राजवीर के गार्ड्स उसको घसीटते हुए राजवीर के सामने लाकर पटक देते हैं। रोहित को तो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो वहां पर जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लग जाता है। राजवीर उस इंसान को देखकर एक अजीब सी स्माइल देता है और अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। उसके बाद अपनी आंखें बंद करके अपनी कुर्सी के पीछे सटा लेता है और एक धुन गुनगुनाने लगता है। राजवीर जो धुन भी गुनगुना रहा था, उसकी धुन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके गार्ड भी डर कर कांप रहे थे, लेकिन वह अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते थे, नहीं तो राजवीर उनको नर्क के दर्शन जरूर करवा देगा। कुछ ही मिनटों के बाद राजवीर के कानों में दिल दहला देने वाली चीखें पड़ने लगती हैं। जब राजवीर ये चीखें सुनता है तो उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है। उसके बाद वह अपनी धुन गुनगुनाने बंद करता है और आंखें खोलकर अपने सामने देखता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और अपनी गर्दन इधर उधर हिलाने लगता है और उसका एक हाथ उसकी गर्दन पर था तो वह अपनी गर्दन को सहला रहा था जैसे वह कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला हो। उसके बाद राजवीर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें इस समय बिल्कुल अलग ही लग रही थी। वह लग ही नहीं रहा था कि राजवीर है। राजवीर की आंखें ऐसी लग रही थी जैसी उनमें से खून निकल रहा हो। राजवीर अपने चेयर से खड़ा होता है और अपने धीमे कदमों के साथ चलकर धीरे धीरे उसे इंसान के पास जाता है जिसको उसके गार्ड्स ने बांध रखा था और उसके ऊपर गर्म पानी डाल रहे था। और राजवीर जब उसके पास जाता तो उसका चेहरा गौर से देखने लगता है। कुछ ही मिनटों के बाद राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जब आदमी को अपने सामने किसी के होने का एहसास पाता है तो अपनी नजरें उठाकर राजवीर के चेहरे को देखता है तो एक पल के लिए वो आदमी राजवीर का चेहरा देखकर अंदर तक कांप जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके राजवीर के सामने खड़ा रहता है। राजवीर उसको देखकर बोलता है कि जान जाने वाली है, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही। इसी के साथ राजवीर अपना एक हाथ आगे कर देता है तो उसका गार्ड समझ जाता है कि राजवीर क्या चाहता है तो वह गार्ड उसके हाथ पर एक खंजर रख देता है। उस खंजर को देखकर राजवीर की आंखों में चमक आ जाती है और उसके बाद उस खंजर को अपने होठों के बीच में ले जाकर उस खंजर को चूमता है।
राजवीर को वो खंजर बहुत ज्यादा पसंद था। ये खंजर की भी एक अलग कहानी है जो आपको आगे पता चलेगी। उसके बाद वो उस पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है। धीरे धीरे से उसकी उंगलियां से खून निकलने लगता है, लेकिन राजवीर के ऊपर इसका कोई असर नहीं था। इस टाइम राजवीर एक साइको लग रहा था। उसके बाद वो उस खंजर से उस आदमी की एक उंगली को काट देता है, जिसके कारण उस आदमी की एक दर्दनाक चीख उस सुरंग के बीच गूंजने लगती है, लेकिन किसी पर भी उस चीख का कोई असर नहीं होता। राजवीर उसकी एक उंगली काट कर उसे बोलता है कि बताओ किसने भेजा था तुम्हें मेरी और आराध्या की पिक्चर लेने के लिए। जैसे ही वह आदमी राजवीर के मुंह से यह बात सुनता है तो उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। राजवीर उसको देखकर स्माइल करता है और उसके बाद वह आदमी डरकर बोलता है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, आप चाहे तो मेरा आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं। राजवीर उसको देखकर एक स्माइल करता है और उसके बाद बोलता रियली। उसके बाद उसके पैर के पास बैठ जाता है और उस खंजर को उसके पैर की हथेली के बीच ट्विस्ट करने लग जाता है। जैसे जैसे वो उस खंजर को ट्विस्ट कर रहा था वैसे वैसे उसकी दर्दनाक चीखें गूंज रही थी, लेकिन उस पर किसी को भी तरस नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के बाद वह आदमी राजवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपने आप को छुड़ाने की भीख मांगने लगता है और फिर बोलता है कि बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, लेकिन मुझे जाने दो। राजवीर उसको देख एक स्माइल पास करता है और जाकर अपने चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने एक हाथ ऊपर कर देता है और अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे बोलो कि बोलना शुरू करें। गार्ड उसको बोलते हैं तो वह आदमी बोलता है कि मुझे किसी और ने नहीं, तुम्हारे चाचा अरुण सिंघानिया ने तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि वह नहीं चाहते कि तुम सिंघानिया फैमिली में वापस जाओ। लेकिन इस टाइम मुझे भी नहीं पता कि वह क्यों नहीं चाहते, कि तुम अपनी फैमिली में वापस क्यों नहीं आने देना चाहते। लेकिन एक राज की बात और है कि उनके और आदित्य सिंघानिया के बीच कोई रिश्ता जरूर है जो तुम्हारी फैमिली को नहीं पता। उसके बाद राजवीर जब उस आदमी की बात सुनता है तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे इस बात के बारे में पहले ही पता हो। राजवीर अपनी आंखें बंद करके अपना सिर अपनी चेयर से सटा लेता है और वैसे ही बैठा रहता है। कुछ मिनटों के बाद वह अपनी गन उठाता है, सीधी गन पॉइंट करके उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली चला देता है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर शांति पसर जाती है और उस आदमी की और किसी और की सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी। ये खामोशी राजवीर को बहुत ज्यादा सुकून पहुंचा रही थी। वह रोहित को देखता है जो अपने कानों में रुई डालकर और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। राजवीर उसको देखकर अपना सिरना में हिला देता है और उसके बाद जाकर उसको उठाता है। तो जब रोहित कसमसा कर फिर से सो जाता है तो राजवीर एक पानी का गिलास उठाता है और वह पानी का गिलास रोहित के मुंह पर डाल देता है, जिसके कारण रोहित हड़बड़ा कर उठ जाता है और बोलता है बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। जैसे ही रोहित अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखता है, राजवीर जब रोहित को घूर कर देखता है तो रोहित अपनी खिसियानी हंसी हंसते हुए बोलता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा काम हो गया तो चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों उसे सुरंग के बीच से निकल जाते हैं। फिर से वही सुरंग पहले जैसी हो जाती है जैसे वो पहले थी। लगभग 1 घंटे के बाद राजवीर और रोहित अपने मैंशन में पहुंचते हैं। राजवीर ऐसे ही अपने रूम में पहुंचता है तो वह देखता है कि आराध्या फिर से पसीने से भीगी हुई थी और वह बार बार चिल्ला कर बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। जैसे ही राजवीर उसकी बातें सुनता है तो वह सकपका जाता है। यही आवाज, यही बातें उसकी आंखों के सामने जो धुंधले चेहरे वाली लड़की उससे बोलती है। लेकिन राजवीर को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह भागकर आराध्या के पास जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आराध्या नहीं उठती तो राजवीर आराध्या को उठाकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी पीठ सहलाने लग जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद जब आराध्या शांत होती तो राजवीर आराध्या को शांत करने के लिए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके होंठों को चूमने लग जाता है। जब राजवीर देखता है कि आराध्या शांत हो गई है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इससे पहले कि आराध्या अपनी आंखें खोले, राजवीर आराध्या के होठों को छोड़ देता है और उसके बाद सहलाने लग जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद आराध्या बिल्कुल शांत होकर सो गई थी। राजवीर को अपने सीने पर आराध्या की धीमी चलती हुई सांसें महसूस होती हैं। उसे अपने शरीर में एक अलग सी हलचल महसूस होती है, लेकिन वह अपना सिर झटक देता है और वैसे ही आराध्या को अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट जाता है। राजवीर अपने मन में सोचता है
अगर तुम वो लड़की हो जिसे मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें कभी भी ये बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब तुमसे दूर रहना एक पल के लिए भी मुश्किल है। आराध्या मेरी जान, तुम मेरा जुनून बन चुकी हो। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचेगी भी तो शायद मुझे तुम्हें कैद करके भी अपने पास रखना पड़ सकता है। प्लीज़ अगर ऐसी नौबत कभी मत आने देना कि मुझे तुम्हें कैद करना पड़े। जब 46 वाइल्ड रोमांस। अब आगे। राजवीर जब आराध्या के होठों को छोड़ता है तो आराध्या जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसको अपनी आंखों के सामने राजवीर का वह चेहरा दिखता है जिसे वह देखना नहीं चाहती और वो राजवीर से चीरते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो राजवीर आराध्या को देखकर एक केवल स्माइल पास करता है और उसे बोलता है कि स्वीट हार्ट, तुम भूल रही हो कि ये मेरा रूम है। तुम मेरे रूम में हो और अब से ये हम दोनों का रूम है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। जैसे ही आराध्या उसकी बात सुनती है तो उसे राजवीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो राजवीर के चेहरे के अपना चेहरा करीब करके उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और उसे बोलती है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहने वाली। उसके बाद वो बेड से उठकर जाने वाली होती है। तभी राजवीर बोलता कि ठीक है, तुम रूम से बाहर जाओ, मैं तब तक देखता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को क्या बोलूँ इसके लिए कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं रह रही हो। आराध्या जब राजवीर की बात सुनती है तो उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने मॉम डैड को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लेकर अपने पीछे मुड़ती है और अपने धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पास जाती है और राजवीर के पास जाकर अपने कदमों को रोक लेती है और फिर अपना चेहरा धीरे धीरे राजवीर के चेहरे के पास लेकर जाती है और उससे बोलती है, ओह रियली, तुम मेरी मोम को ये बात बताओगे? और अपने होठों को ऊपर की तरफ मोड़ लेती है। राजवीर को लगता है कि आराध्या उसे किस करने वाली है। वो तो ये सोचकर ही खुश हो रहा होता है कि आराध्या उसे किस करने वाली है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और आराध्या के किस करने का वेट करने लगता है। आराध्या राजवीर को देखकर मुस्करा रही थी और वहां से एक पिलो उठाकर उसे सोफे पर फेंक देती है और दूसरा पिलो उठाकर राजवीर को मारते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? हाँ बोलो। जब राजवीर को आराध्या मारती है तब जाकर राजवीर को एहसास होता है कि आराध्या उसके इतने करीब क्यों थी और उसके होठों पर स्माइल क्यों थी। राजवीर को समझने में 1 मिनट नहीं लगता। वो आराध्या से पिलो को छीनते हुए बोलता है, आधू बेबी क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या तुम? लेकिन राजवीर के बोलने का आराध्या पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो उसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? हाँ बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजवीर सिंघानिया, अब तुम देखो मैं राजवीर सिंघानिया तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसके बाद वो उसे फिर से पीटने लगती है। आराध्या जब राजवीर को मारते मारते थक जाती है तो वह थक हार कर वही राजवीर के पास बैठ जाती है। राजवीर जब देखता है कि आराध्या शांत हो गई है तो वह भी आराध्या को देखकर एक गहरी सांस लेता है और अपने मन में बोलता है, हे भगवान बचा लिया, आज तुमने मुझे, इससे पता नहीं मेरे साथ क्या करती। उसके बाद वह आराध्या को अपनी टेढ़ी नजरों से देखने लगता है कि आराध्या क्या कर रही है। जैसे ही आराध्या को इस बात का एहसास होता है तो वो राजवीर को घूरने लग जाती है और उसे घूरते हुए कुछ बोलने वाली होती है कि राजवीर के मन में एक बात आती है। उसको सोचकर ही वो अपने मन में मुस्कुराने लगता है और उसके होठों पर भी इस वक्त खतरनाक स्माइल थी। वह आराध्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बिना वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके होठों को चूमने लग जाता है। और राजवीर के ऐसे करने से आराध्या शॉक हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। राजवीर जब देखता है कि आराध्या कोई रिस्पांस नहीं कर रही है तो वो आराध्या के निचले होठ को जोर से काट लेता है, जिसके बाद आराध्या अपने होश में आती है और वह राजवीर के कंधों पर मारने लग जाती है। लेकिन राजवीर पर आराध्या को छोटे छोटे हाथों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह बस आराध्या के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर कर देता है और वैसे ही उसे किस करता रहता है। लगभग 15 मिनट के बाद जब उसे एहसास होता है कि आराध्या सांस नहीं ले पा रही तो वो उसे छोड़ देता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। उसके बाद अपनी सांसें कंट्रोल करता है और फिर आराध्या की आंखों में आंखें डालकर देखता कि आराध्या उससे गुस्से से घूर रही है तो वो आराध्या को स्माइल पास करता है और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोलता है कि बीवी ऐसे मत देखो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। आराध्या राजवीर की बात सुनकर सकपका जाती है और अपनी नजरें इधर उधर फिराने लग जाती है।
फिर वह राजवीर को धक्का देते हुए खुद से दूर करती है और राजवीर को बेड से खड़े करते हुए बोलते हैं कि जाओ जाकर सो जाओ। राजवीर पहले आराध्या को देखता है, फिर बेड और सोफे को देखता है तो राजवीर अपना सिर न में हिला देता है और सोफे की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो सोफे की तरफ जाता है तो आराध्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसे लगता है कि वो राजवीर को सोफे पर सोने के लिए मजबूर करके जीत गई है, लेकिन अगले ही पल उसकी ये खुशी कहीं गायब हो जाती है क्योंकि राजवीर के कदम सोफे के पास जाकर रुक गए थे। राजवीर एक बार आराध्या को मुड़कर देखता है तो आराध्या देखती है कि राजवीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। राजवीर नीचे झुककर सोफे से अपना पिलो उठाता है और धीरे धीरे अपने कदमों को बेड की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही आराध्या बेड के पास राजवीर को आते हुए देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह जल्दी से ब्लैंकेट को अपने हाथ में पकड़ लेती है, जैसे कि राजवीर आएगा और उससे ब्लैंकेट छीन लेगा, लेकिन उसकी यह बात पर भी पानी फिर जाता है। राजवीर आराध्या के पास आता है और आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है और उसके पास लेटकर उसे बाहों में भर लेता और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोलता है कि चलो बेबी सोते हैं। फिर बोलता है कि जल्दी करो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जैसे ही आराध्या उसकी बात सुनती है तो वो उसकी बाहों में छटपटाने लग जाती है, जिसको देखकर राजवीर चील जाता है और बोलता है कि स्वीट हार्ट क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मुझे बता दो उसके बाद में और तुम कुछ टाइम बेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। आराध्या जब उसकी बात सुनती है तो और ज़्यादा छटपटाने लग जाती है और बोलती है दूर रहो मुझसे हवसी इंसान कहीं के। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर अपने होश में आकर आराध्या को घूर कर देखता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही हिलती डुलती रही तो मैं जरूर हवसी बन जाऊंगा। आराध्या राजवीर की बात सुनकर छटपटाना बंद कर देती है और ऐसे ही लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर जब देखता है कि आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली है तो वह भी आराध्या को बाहों में भरकर उसके पास लेट जाता है और अपनी प्यारी आंखों से आराध्या के चेहरे को निहारने लग जाता है। आराध्या को देखते देखते कब वह नींद के आगोश में चला जाता है उसे भी पता नहीं चलता। उधर दूसरी साइड अरुण जब घर पर जाता है तो वह देखता है कि आदित्य अभी अभी घर पर आया है तो वह आदित्य को आवाज लगाता है। आदित्य उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है और अरुण को देखने लग जाता है तो अरुण आदित्य को कुछ इशारा करता है। आदित्य अरुण का इशारा समझकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि घर में कोई और जाग तो नहीं रहा, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि कोई भी जाग नहीं रहा था वह अरुण के पीछे पीछे उसके स्टडी रूम में चला जाता है। जैसे ही आदित्य स्टडी रूम के अंदर जाता है तो अरुण जल्दी से स्टडी रूम का डोर अंदर से बंद कर देता है और आदित्य को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और खुद भी उसके पास बैठकर उसे कुछ बोलता है तो और आदित्य अरुण की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। आदित्य और अरुण कुछ बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपनी बातें खत्म करके स्टडी रूम से जाने वाले होते हैं तभी उन दोनों को खिड़की के पास एक साया दिखाई देता है। वह दोनों चौंकने हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आदित्य डोर ओपन करके बाहर देखता है तो उसे बाहर खिड़की के पास कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वहां पर अरुणा आकर आदित्य से पूछता है कि कौन था तो आदित्य अरुण से अपना सिर नामे हिलाकर बोलता है कि कोई नहीं था, शायद हमारा बहम था और अरुण को भी लगता है सैयद बहम ही होगा। यहाँ पर कौन हो सकता है? जब 47 मॉर्निंग रोमांस और तुमको खा जाऊंगा। अब आगे सुबह के समय राजवीर और आराध्या वैसे ही एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। खिड़की से आ रही हल्की हल्की धूप की किरणें जब आराध्या के चेहरे पर पड़ती है तो वह कसमसाने लग जाती है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखती है तो वह देखती है कि उसका सिर किसी की छाती पर है। तो वह जल्दी से अपना सिर उठाकर देखती है तो उसके सामने राजवीर का हैंडसम सा चेहरा था जो सोते टाइम बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहा था। आराध्या एक पल के लिए तो उसके चेहरे में कहीं खोसी जाती है। उसका हाथ अपने आप राजवीर के चेहरे की तरफ बढ़ जाता है और राजवीर के माथे पर आए हुए उसके बालों को अपने हाथों से पीछे करने लग जाती है और उसके बाद अपना हाथ उसकी गाल पर रखकर उसे सहलाने लग जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसके होठों पर लगती है राजवीर अपना मुंह खोल लेता है, जिसके कारण आराध्या की उंगली उसके मुंह में चली जाती है और उसकी उंगली राजवीर के दांतों के बीच होती है और फिर राजवीर जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है, जिसके कारण आराध्या की उंगली पर राजवीर के दांत गड़ जाते हैं और आराध्या की हल्की सी आह निकल जाती है। राजवीर जब आराध्या की आह सुनता है तो वह अपनी आंखें खोल देता है और फिर आराध्या की तरफ देखता है और मुस्कुराकर बोलता है, क्या बात है बीवी, तुम अपने सोते हुए पति का फायदा उठा रही हो?
आराध्या राजवीर की बात सुनकर चीख जाती है, क्योंकि आराध्या राजवीर पर पहले ही गुस्सा आया हुआ था क्योंकि राजवीर जाग रहा था। लेकिन उसने उसे बताना जरूरी नहीं समझा कि वह जाग रहा है। आराध्या उसकी तरफ घूर कर देखती है और उसे बोलती है, ये क्या किया तुमने, मेरी उंगली को काट दिया। राजवीर आराध्या को देखकर बोलता है, ये क्या हरकत है बीवी, तुम मेरे सोते टाइम मेरा फायदा उठा रही थी। अगर मैं अपना कंट्रोल खो देता तो तुम क्या करती। उसके बाद वो आराध्या के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोलता है कि आप जब तुमने मेरे अंदर आग लगा ही दी है तो वह आग बुझाओगी तुम ही ना बीवी। उसके बाद वह धीरे धीरे आराध्या के चेहरे की तरफ झुकने लगता है, जिससे आराध्या वापस बेड पर लेट जाती है। इस टाइम राजवीर आराध्या के ऊपर था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। राजवीर आराध्या के ऊपर झुककर उसके करीब जाकर रुक जाता है, जिसके कारण आराध्या की धड़कन तेज चलने लगती है और वह घूरकर राजवीर को देखती है। राजवीर भी उसकी धड़कनों को सुन रहा था क्योंकि आराध्या की धड़कनें बहुत ज्यादा शोर कर रही थी और राजवीर अपना चेहरा आराध्या के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाकर रोक लेता है। फिर बोलता है, क्या कहा था बीवी, तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, तुम गलत हो, तुम मुझसे प्यार करती हो और इसका गवाह तुम्हारी ये तेज चलती हुई धड़कन है जो बहुत ज्यादा शोर कर रही है मेरा तुम्हारे करीब आने से। इसी के साथ राजवीर अपने होंठ आराध्या के गाल पर रख देता है और उसके पूरे चेहरे को किस करने लग जाता है। धीरे धीरे उसके होंठ उसकी की गाल से गर्दन पर, गर्दन से उसकी नाक पर और फिर उसकी माथे पर, आंखों पर, दूसरे गाल पर से होते हुए उसके होंठ धीरे धीरे उसके लिप्स की तरह बढ़ते हैं और फिर एक ही झटके में उसके लिप्स को ब्लॉक कर देता है और उसे डीप एंड पैशनेट किस करने लग जाता है। उनकी किस पूरे 15 मिनट चलती है। जैसे जैसे राजवीर और आराध्या की किस डीप एंड पैशनेट होती जा रही थी। आराध्या के हाथ राजवीर के बालों में और राजवीर के हाथ आराध्या की पूरी बॉडी पर चल रहे थे, जिससे दोनों की बॉडी अब गर्म होने लगी थी और दोनों ही अपना कंट्रोल होने लगे थे। जब राजवीर को महसूस होता है कि आराध्या सांस नहीं ले पा रही, तब कहीं जाकर वह आराध्या को छोड़ता है और उसकी ठुड्डी पर अपने दांत रखकर उसकी ठुड्डी को काट लेता है, जिसके कारण आराध्या की हल्की सी आह निकल जाती है और आराध्या की ठुड्डी पर एक हल्का सा रेड कलर का निशान बन जाता है, जिसके कारण आराध्या घूरकर राजवीर को देखती है। राजवीर उसको देखकर टेडी स्माइल देता है, फिर अपने होठों को उसके कॉलरबोन पर रख देता है और वहां पर भी किस करने लग जाता है, जैसे वो वहां पर किस कर रहा था और साथ में ही काट भी रहा था, जिसके कारण आराध्या की सिसकियां निकल रही थी, जिससे आराध्या बहक रही थी। आराध्या धीरे धीरे राजवीर की तरफ अट्रैक्ट होती है और अपने हाथ उसकी पीठ पर चलाने लग जाती है। राजवीर के हाथ भी आराध्या की पतली कमर पर चल रहे थे। धीरे धीरे राजवीर के हाथ ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और उसकी सीने पर आकर रुक जाते हैं। राजवीर एक ही झटके में आराध्या का टॉप उतार देता है और लगभग आधे घंटे के बाद राजवीर आराध्या को छोड़ता है और खुद को शांत करने के लिए आराध्या के सामने खड़ा हो जाता है। आराध्या राजवीर की बात सुनकर घबरा जाती है और मन में सोचती है कि आराध्या मानन ले, इसकी बात इस साइको का नहीं पता कि यह सच में ऐसा कर दे तो तुम क्या करोगी। उसके बाद वह राजवीर की हेल्प करने लग जाती है। जैसे ही आराध्या राजवीर को शांत करने की कोशिश करती है, राजवीर आहें निकल रही होती है। आराध्या को भी एक अलग ही एहसास होता थी। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों शांत होते हैं। दोनों साथ में शावर लेते हैं। राजवीर आराध्या को बेड पर लेटा कर रेस्ट करने का बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था। राजवीर जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो सबके चेहरे पर एक अलग ही डर था। वो सभी के चेहरे को देखकर अपने कदम आगे बढ़ा देता है और जैसे ही वह अपने केबिन का डोर ओपन करता है तो उसे कुछ अलग सी वाइब्स आती हैं। वो अपने केबिन में एक लड़की को बैठे हुए देखता है। उस लड़की की उसकी तरफ पीठ थी। राजवीर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके केबिन में बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता था, तो इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई। जब 48 5 साल पहले वाली लड़की। अब आगे राजवीर जब एक अनजान लड़की को अपने केबिन में बैठा देखकर राजवीर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है तो सामने बैठी हुई लड़की को एहसास हो जाता है कि राजवीर आ गया है। वह अपने फेस पर एक शैतानी स्माइल लाकर जैसे ही पीछे पलटती है तो राजवीर को देखकर उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि आज राजवीर ब्लू कलर के थी पीस सूट में हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन राजवीर के चेहरे पर उसको देखकर एक घिन भरी मुस्कुराहट थी और वह उस लड़की को देखकर बोलता है, दसनाया सूर्यवंशी तुम हो मेरे केबिन में। मैं भी सोचूं मेरे केबिन में आने की इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है।
सनाया जैसे ही राजवीर से अपने लिए ऐसी बात सुनती है, उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लग जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लेकर राजवीर की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है कि एक बार तुम मेरे हो जाओ, उसके बाद तुमको मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी उसके कानों में राजवीर की गुस्से से भरी आवाज पड़ती है जो बोल रहा था, तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आने की। राजवीर की बात सुनकर सनाया राजवीर को टोंट मारते हुए बोलती है, पहुंच तो मुझे तुम्हारे पास बहुत पहले ही था राजवीर सिंघानिया, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अब जब मैं पहुंच गई हूं तो तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। राजवीर जब उसके मुंह से अपने लिए ये बात सुनता है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह सनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम राजवीर सिंघानिया को अपना बना सको। राजवीर सिंघानिया की जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद राजवीर सनाया से बोलता है कि जिन कदमों के साथ तुम मेरे केबिन में आए हो, अपने उन्हीं कदमों के साथ वापस चली जाओ, वरना मुझे भी नहीं पता कि तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर मेरे केबिन से बाहर जा भी पाओगी या नहीं। जैसे ही सनाया उसकी बात सुनती है तो वह राजवीर के करीब जाकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोलती है कि बहुत जल्द तुम मेरे होगे और एक बात तुम पर सिर्फ मेरा हक है, ये हक मैं किसी को नहीं देने वाली, ये वादा है मेरा तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? ना, कभी भी नहीं। तुम मेरी जिंदगी बन चुके हो राजवीर सिंघानिया, तुम्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जैसे ही वो अपने होठ राजवीर के होठों की तरफ बढ़ाती है तो राजवीर अपने कदम पीछे की तरफ ले जाता है, जिसके कारण सनाया सीधा फर्श पर गिर जाती है। सनाया जब नीचे फर्श पर गिरती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फर्श से खड़ी होकर राजवीर पर भड़कते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? तुम होगे कहीं के राजवीर सिंघानिया, शायद तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। शायद भूल गए हो तुम। जैसे ही राजवीर सनाया के मुंह से 5 साल पहले की बात सुनता है तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वह सनाया की कलाई पकड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोलता है कि तुम भी भूलना मत कि पहले का राजवीर सिंघानिया और आज के इस राजवीर सिंघानिया में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये राजवीर सिंघानिया तुम्हें तुम्हारे घुटनों के बल लाकर रहेगा। तुम्हें बहुत शौक है ना सूर्यवंशी फैमिली का नाम अपने नाम से जोड़कर, पर अगर ये नाम और पहचान ही तुमसे छीन जाए तो क्या करोगी तुम? सनाया जैसे ही राजवीर की बात सुनती है तो उसे एक झटका सा लगता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजवीर फिर उससे कुछ ऐसा बोलेगा। वो राजवीर से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोलती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो राजवीर भी सनाया से बोलता है, और मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? उसके बाद वो अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लाकर कहता है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा? तो सनाया बोलती है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बहुत सी ऐसी पिक्चर है जो तुम्हारा सिंघानिया फैमिली के साथ थोड़ा बहुत रिश्ता बचा है वह भी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जैसे ही राजवीर सनाया की बात सुनता है तो उससे पहले तो एक झटका सा लगता है, लेकिन वो जल्दी ही अपने आप को संभाल लेता है और सनाया से बोलता है, तुम्हें जो करना है कर सकती हो, लेकिन उससे पहले मेरे ऑफिस से चली जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की भूख है तो मेरा सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड तुम्हारी भूख को मिटा सकता है। उसके बाद सनाया राजवीर के ऑफिस से अपना पैर पटकते हुए चली जाती है। राजवीर सनाया को गुस्से में जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और बोलता है कि सनाया सूर्यवंशी, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमर्जी, अब देखोगी कि मैं क्या करता हूँ। इस बार तुम्हारा सामना किसी आम राजवीर सिंघानिया से नहीं हुआ, इस बार तुम्हारा सामना एक डेविल राजवीर सिंघानिया से हुआ है जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को अपने मुताबिक रखने का, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा ये घमंड चकनाचूर होगा। वेट एंड वॉच मिस सूर्यवंशी। उधर सनाया जैसे ही राजवीर के ऑफिस से बाहर निकल कर जा रही होती है तो वह सामने से आ रही एक लड़की से टकरा जाती है, लेकिन वह जल्दी से उस लड़की को बिना सॉरी बोलकर निकल जाती है, लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं देखती। वह अभी कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी तभी उससे पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे बोल रही थी, अगर सॉरी बोलना नहीं आता तो गलती भी नहीं करनी चाहिए, और जब गलती हो जाए तो सॉरी बोल देना चाहिए। सनाया जैसे ही ये आवाज़ सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि ये आवाज़ 5 साल पहले वाली लड़की की आवाज़ के साथ मिलती जुलती है। Chapter 49 आराध्या और सनाया का आमना सामना।
अब आगे सनाया जब ये आवाज़ सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और वह जैसे ही पीछे मुड़कर अपने सामने खड़ी लड़की को देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उस रात उसके साथ टकराई थी और जो राजवीर के रूम से निकली थी। यह कोई और नहीं हमारी आराध्या ही थी, जो अपनी ही धुन में ही सनाया को सुनाई जा रही होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही सनाया है जो 7 साल पहले उससे से टकराई थी, कि उनके से आराध्या को भी अच्छी तरह से कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वह अपने एक एक्सीडेंट की वजह से ये सब भूल चुकी थी। लेकिन अब आराध्या के सपनों में धीरे धीरे सब बातें उसे दिखाई देने लगी है। सनाया उसका चेहरा देखती है तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। वह नहीं चाहती थी 7 साल पहले की सच्चाई किसी के सामने आए, वरना उसका बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। फिर वो अपने मन में बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे इसे राजवीर से मिलने से रोकना होगा। नहीं, कहीं ये और राजवीर पहले से ही तो एक दूसरे को जानते नहीं है। मुझे पता लगाना होगा। इससे पहले कि वो आराध्या से बात कर पाती तभी कोई पीछे से आराध्या को आवाज लगाता है, मैम आप ऑफिस में, क्या हुआ, आज तो आप लीव पर थी। तो रोहित की आवाज सुनकर आराध्या अपने पीछे पलटती है और बोलती है, क्या बोलूं आपको भाई, मेरे पति मुझे चैन से सोने भी नहीं देते, खुद अपनी आज की मीटिंग की फाइल घर पर भूल आए और रास्ते में आकर मुझे कॉल कर दी कि फाइल लेकर ऑफिस आ जाओ, जहां पर रेस्ट कर लूं। ये सब वो मुंह बनाकर बोल रही थी, जिस कारण रोहित की हंसी छूट जाती है। सनाया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रोहित उस लड़की से इतने रिस्पेक्ट से बात क्यों कर रहा है। आराध्या जब रोहित से बात कर रही होती है तभी आराध्या के कानों में सनाया की आवाज पड़ती है, जो उसे बोल रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले कि आराध्या उसकी बात का दे पाती, उससे पहले ही रोहित उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है कि मिस सनाया सूर्यवंशी, शायद आप भूल गई हो कि बॉस ने आपको क्या बोला है कि आप ऑफिस से जा सकती हैं। आप उनके किसी भी एम्प्लॉय से इस तरह बाहर उन्हें रोककर कोई भी बात नहीं कर सकती। अगर आपको बात करनी है तो आप इनसे स्पेशली सर के सामने ही बात कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे बॉस कभी नहीं चाहेंगे कि आप जैसी घटिया लड़की उनके किसी करीबी से बात करे। रोहित की बात सुनकर सनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे आराध्या को देखकर एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है, लेकिन रोहित उसके मंसूबों पर पानी फेर देता है। वो आराध्या का हाथ पकड़ता है और उसे ऑफिस के अंदर ले जाता है। आराध्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रोहित ने अभी अभी उस लड़की से इतनी बदतमीजी से बात क्यों की। कहीं ना कहीं उसे अपने लिए खुशी हो रही थी कि राजवीर उसके लिए कितना ज्यादा केयरिंग है, जिससे उसे ये लगे कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है तो वो उसे उसके करीब भी नहीं आने देगा। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे सनाया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी उसे देखा हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कब देखा, बल्कि उससे पहले कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। उधर ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर सनाया गुस्से से उस तरफ ही घूरे जा रही होती है जहां से रोहित आराध्या को लेकर गया था। कुछ टाइम तो वह अपने गुस्से से लाल हुई आंखों से उधर ही घूरे जा रही होती है, लेकिन कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वह अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उसके मन में कुछ तो चल रहा था जिससे आने वाले समय में आराध्या और राजवीर की जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजवीर आराध्या के लिए किस हद तक पागल है। आराध्या राजवीर का जुनून, पागलपन और दीवानगी सब बन चुकी है। अगर आराध्या को उसने जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो राजवीर उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना देगा। वो राजवीर के केबिन के बाहर रोहित आराध्या को राजवीर के केबिन के बाहर छोड़कर अपने केबिन में चला जाता है। आराध्या राजवीर के केबिन के बाहर खड़ी यही सोच रही होती है कि अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन तभी कुछ टाइम तो वह ऐसे ही खड़ी सोचती रहती है। जब वह अंदर नहीं जाती तभी उसे अंदर से एक रौबदार आवाज आती है, अंदर आ जाओ वरना मैं अपनी बाहों में उठा कर ले जाऊंगा। जैसे ही आराध्या के कानों में ये आवाज पड़ती है तो वह सकपका जाती है। वह बोलती है कि राक्षस कहीं का मुझे जहां भी चैन से नहीं रहने दे रहा, कैसे अपना रौब झाड़ते हुए मुझ पर बोल रहा है कि अंदर आ जाओ वरना तुम्हें बाहों में उठाकर ले जाऊंगा। वो ये सब राजवीर की नकल करते हुए बोल रही थी। अंदर बैठा हुआ राजवीर उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जिस चेहरे पर पहले बहुत ज्यादा गुस्सा था, अब आराध्या को देखकर उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया था। जब आराध्या राजवीर के केबिन के अंदर जाती है तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसे झुककर अपनी बाहों में उठा लेता है। आराध्या तो इस एक्शन से डर ही जाती है,
लेकिन वह जाने पहचाने टच को महसूस करके शांत हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मिस्टर सिंघानिया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि तुम ऑफिस में हो और तुम ऑफिस में रहकर यह सब कैसे हरकतें कर रही हो। तुम एक नंबर के बेशर्म घटिया इंसान हो। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है तो उसकी भौहें तन जाती है। वह आराध्य को टोंट मारते हुए बोलता है कि मिस रावत, सॉरी मिसेज सिंघानिया, मुझे लगता है कि अभी तक तो मैंने कोई बेशर्मी नहीं की है, लेकिन जब मैं पूरी बेशर्मी तुम्हारे साथ करूंगा तब तुम मुझे बेशर्म ही बोलोगी, जा एक नए नाम से निभाओगी। राजवीर की बात सुनकर आराध्या का मुंह बन जाता है। वह पॉक बनाते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे इंसान हो। छोड़ो, अब मुझे जाने दो, मैं तो तू ही यहाँ सिर्फ फाइल देने आई थी। राजवीर आराध्या की बात सुनकर उसे सोफे पर जाकर बिठा देता है और झुककर उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है। राजवीर उसके होठों को देखकर पहले ही अपना कंट्रोल खो चुका था, लेकिन इस टाइम वो आराध्या को वो सब करके एम्बेरेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सिर्फ आराध्या को एक डीप एंड पैशनेट किस करके ही छोड़ देता है। आराध्या तो राजवीर के किस करने से शॉक हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके राजवीर को ही घूरे जा रही होती है, लेकिन राजवीर को कहाँ उसके घूरने से घंटा फर्क पड़ने वाला था। आराध्या तो उसकी एक आदत बन चुकी थी कि वह अब आराध्या से अब कभी भी दूर नहीं रहना चाहता था। जब 50 आराध्या की शैतानी मुस्कुराहट और रोमांस। राजवीर जब आराध्या को देखता है तो वो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है और उसके बाद जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे अपना काम जो पूरा करना था। वो एक बार फिर से अपना चेहरा आराध्या की तरफ घुमा कर देखता है, लेकिन आराध्या तो राजवीर की हरकत से अभी भी शोक में थी, तो वो उसे होश में लाने के लिए नकली खांसी खांसने लग जाता है। हम उसके खांसने से आराध्या अपने होश में आती है तो उसे समझ आता है कि अभी अभी राजवीर ने उसके साथ क्या हरकत की है। तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अपने मन में बोलती है कि ये आदमी हमेशा मेरा एडवांटेज लेता रहता है। जैसे पति होने का पूरा हक जाता रहा हो, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा उसके। वो अपने मन में बोलती है कि पहले मुझे अपने केबिन में जाना चाहिए, उसके बाद अपने इस बेशर्म पति के बारे में सोचती हूँ कि क्या करना है। फिर वो घूरकर राजवीर को देखती है और राजवीर को बोलकर अपने केबिन में चली जाती है। कुछ टाइम के बाद राजवीर की अपनी कंपनी के कुछ हायर एम्प्लॉय के साथ मीटिंग थी, तो वो उन्हें अपने कैबिन में ही बुला लेता है मीटिंग करने के लिए और आराध्या को कॉल करके एक फाइल लाने को बोलता है। जैसे ही आराध्या राजवीर की बात सुनती है तो उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और बोलती है कि अब कैसे बचोगे पति परमेश्वर जी मुझसे। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए फाइल लेकर राजवीर के कैबिन की तरफ जा रही होती है। तभी वो राजवीर के कैबिन के बाहर ही किसी से टकरा जाती है और जैसे ही वो सॉरी बोलकर अपनी नजरें उठाकर देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पति के कैबिन के बाहर 3 लड़कियां जिन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की अपनी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी जो आराध्या को बड़ी ही गौर से देख रही थी। वो आराध्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। जैसे ही वो आराध्या के खूबसूरत चेहरे को देखती है तो उसे उसकी खूबसूरती से जलन होने लगती है। क्योंकि आराध्या बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वह आराध्या को बोलती है कि तुम कौन हो और मेरे राजवीर के कैबिन में क्या करने जा रही हो। आराध्या जब उसके मुंह से मेरा राजवीर सुनती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वह अपने मन में बोलती है, ये मेरा बेशर्म पति, इसका राजवीर कब से हो गया। आराध्या भी बड़ी अकड़ के साथ उस लड़की से बोलती है कि मैं क्यों बताऊं कि मैं राजवीर के कैबिन में क्यों जा रही हूं। पहले तुम बताओ कि तुम राजवीर के कैबिन के बाहर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं। जैसे ही वह लड़की आराध्या की बात सुनती है तो वो अपने चेहरे पर एक टेडी स्माइल लाकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई रोक पाएगा। शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं राजवीर की होने वाली वाइफ हूं। आराध्या जैसे कि उसके मुंह से राजवीर की होने वाली वाइफ सुनती है तो वो शॉक हो जाती और बोलती कि अगर ये होने वाली वाइफ है तो फिर मैं कौन हूँ। नहीं, राजवीर सिर्फ मेरा है, मैं चाहे उससे नफरत करूँ चाहे प्यार, पर उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसी के साथ वो उस लड़की को एक एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखती है और इस लड़की को आई बिंद करके आगे बढ़ जाती है। चलिए हम इस लड़की के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छी है मुंबई के मिनिस्टर की बेटी टीना जैन, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंड से भरी हुई है। इसे बचपन से ही अपने पैसों का और अपने पिता के रुतबे का बहुत ज्यादा घमंड है और जो हर जगह पर अपने पैसों का रौब दिखाते हुए रहती है और गरीबों से ये नफरत करती है। इसे लगता है कि गरीब लोग अच्छे नहीं होते।
उसने राजवीर को एक कॉलेज इवेंट में देखा था, तब से ही वो राजवीर के पीछे पड़ गई थी, जो हर जगह राजवीर को ढूंढ रही थी, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे राजवीर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन कुछ दिन पहले ही इसे राजवीर के इंडिया वापस लौटने के बारे में पता चला, तो इसने अपने दिमाग में प्लान बनाना शुरू कर दिया कि राजवीर के करीब कैसे जा सकती है। इसे जो पहले से ही पता थी कि राजवीर एक प्लेबॉय है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि राजवीर ने शादी कर ली है और उसने अपनी पहले वाली घटिया हरकतें छोड़ दी है। लेकिन आराध्या की शैतानी मुस्कुराहट देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह बस अपना मुंह खोले आराध्या को राजवीर के केबिन में जाते हुए देखती रह जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तब तक आराध्या राजवीर के केबिन के डोर के पास पहुंच चुकी थी। वह भागकर आराध्या के पास जाती है और जैसे ही वह आराध्या का हाथ पकड़कर उसे राजवीर के कैबिन के अंदर जाने से रोकने वाली होती है, तभी आराध्या एक ही झटके में कैबिन का डोर खोल देती है, जिसके कारण राजवीर और वहां बैठे हुए 5 और एम्प्लॉय का ध्यान आराध्या की तरफ जाता है। एम्प्लॉय तो बस अपना मुंह खोले आराध्या की तरफ देखते ही जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है उनका ये शैतान बॉस अब इस लिटिल एंजल को छोड़ने नहीं वाला। वो लोग अभी भी आराध्या को बस मुंह खोले घूरे जा रहे होते हैं, लेकिन आराध्या का ध्यान तो राजवीर की तरफ होता है। लेकिन राजवीर आराध्या को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा होता है। उसकी नज़रें साफ बता रही थी कि उसे आराध्या की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर वो अब कर भी क्या सकता था। लेकिन आराध्या को उसकी नज़रों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वह राजवीर को एक शैतानी मुस्कुराहट देती है और फिर अपना चेहरा घुमाकर अपने पास खड़ी हुई टीना को देखती है और सीधा राजवीर के पास जाती है और उसके कॉलर को पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और वह उसको सॉफ्ट किस करके बोलती है कि पतिदेव, आपने जो काम दिया था वह मैंने कर दिया। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है तो उसे खांसी आने लग जाती है, क्योंकि आराध्या ने उसे पहले ही मना कर दिया था कि वह अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती, तो वह अब ऐसा क्यों कर रही है। राजवीर आराध्या को वार्निंग वाली नजरों से घूरता है तो आराध्या सकपका जाती है और बोलती है, क्या हुआ। उसके बाद वह शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए राजवीर की गोद में बैठ जाती है और अपनी दोनों बाहों को उसके गले में डाल लेती है। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास बहुत सारे लोग उन लोगों को देख रहे हैं।